हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे द फिनाले ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इस लास्ट वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के तरीके को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्काउंट कैश फ्लो डीसीएफ एनालिसिस का उपयोग करके इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के बारे में सीखा। डीसीएफ एनालिसिस प्रोबेबली कंपनी के स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू का वैल्यूएशन करने के लिए उपलब्ध सबसे रिलायबल मेथड्स में से एक है। हालांकि डीसीएफ एनालिसिस में ड्रॉबैक्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डीसीएफ मॉडल केवल उतना ही अच्छा है जितना कि इसे दी गई एजम्पशंस। यदि उपयोग की गई एजम्पशंस गलत है तो फेयर वैल्यू और स्टॉक वैल्यू की कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है। ड्रॉबैक्स ऑफ डीसीएफ एनालिसिस। नंबर 1, डीसीएफ रिक्वायर्स अस टू फोरकास्ट। टू बिगिन विथ, डीसीएफ मॉडल के लिए हमें फ्यूचर के कैश फ्लो और बिजनेस साइकिल्स की प्रेडिक्शंस करने की आवश्यकता होती है। ये एक फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए ही नहीं बल्कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लिए भी एक चैलेंज है। नंबर 2, हाईली सेंसिटिव टू द टर्मिनल ग्रोथ रेट। डीसीएफ मॉडल टर्मिनल ग्रोथ रेट के प्रति हाईली सेंसिटिव है। टर्मिनल ग्रोथ रेट में एक छोटा सा बदलाव फाइनल आउटपुट दैट इज पर शेयर वैल्यू में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। उदाहरण के लिए एआरबीएल मामले में हमने टर्मिनल ग्रोथ रेट के रूप में 3.5% मान लिया है। 3.5% पर शेयर की कीमत 368 रुपीज़ है, लेकिन अगर हम इसे 4% में चेंज करते हैं तो शेयर की कीमत 394 रुपीज़ हो जाएगी। नंबर 3, कांस्टेंट अपडेट्स। एक बार मॉडल बनने के बाद एनालिस्ट को नए डेटा, क्वार्टरली और एनुअल डेटा के साथ मॉडल को लगातार मॉडिफाई एंड अलाइन करने की आवश्यकता होती है। डीसीएफ मॉडल के इनपुट और एजम्पशंस दोनों को रेगुलरली अपडेट करने की आवश्यकता है। नंबर 4, लॉन्ग टर्म फोकस। डीसीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बहुत अधिक फोकस करता है और इस प्रकार ये उन इन्वेस्टर्स को कुछ भी ऑफर नहीं करता जिनके पास शॉर्ट टर्म फोकस है, दैट इज 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। इसके अलावा डीसीएफ मॉडल आपको अनयूजुअल अपॉर्चुनिटीज से दूर रख सकता है क्योंकि मॉडल कुछ रिजिड पैरामीटर्स पर आधारित है। ऊपर बताए जाने के बाद डीसीएफ मॉडल की कमियों को दूर करने का एकमात्र तरीका एजम्पशंस को बनाते समय यथासंभव कंजर्वेटिव होना है। कंजर्वेटिव एजम्पशंस के लिए कुछ गाइडलाइंस इस तरह है। नंबर 1, फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट। जिस रेट से आप साल दर साल एफसीएफ बढ़ाते हैं वो लगभग 20% होना चाहिए। कंपनियां मुश्किल से 20% से अधिक अपने फ्री कैश फ्लो को बनाए रख सकती है। अगर कोई कंपनी यंग है और हाई ग्रोथ सेक्टर से रिलेटेड है तो शायद 20% से थोड़ा कम जस्टिफाइड है, लेकिन कोई भी कंपनी 20% से अधिक की एफसीएफ ग्रोथ रेट की डिजर्विंग नहीं है। नंबर 2, नंबर ऑफ ईयर्स। दिस इज अ बिट ट्रिकी। जबकि ड्यूरेशन जितना लंबा होगा उतना ही बेटर होगा। साथ ही ड्यूरेशन लंबा होने पर एरर्स के लिए हाई पॉसिबिलिटी रहेगी। मैं आमतौर पर 10 ईयर्स 2 स्टेजेस डीसीएफ एनालिसिस का उपयोग करना पसंद करता हूँ। नंबर 3, 2 स्टेज डीसीएफ वैल्यूएशन। डीसीएफ एनालिसिस को 2 स्टेजेस में डिवाइड करना हमेशा एक अच्छा अभ्यास है। जैसे कि पिछले वीडियोस में एआरबीएल उदाहरण में दिखाया गया है। स्टेज 1 में एक फिक्स रेट पर एफसीएफ को ग्रो करूंगा और स्टेज 2 में मैं स्टेज 1 में उपयोग की जाने वाली रेट से कम रेट पर एफसीएफ को ग्रो करूंगा। नंबर 4, टर्मिनल ग्रोथ रेट। एज आई मेंशन अर्लियर, डीसीएफ मॉडल टर्मिनल ग्रोथ रेट के प्रति हाईली सेंसिटिव है। सिंपल थंब रूल हियर इज कीप इट एज लो एज पॉसिबल। मैं पर्सनली इसे 4% के आसपास रखना पसंद करता हूँ और इससे आगे कभी नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब कुछ कंजर्वेटिव एजम्पशंस के बावजूद चीज़ें अभी भी गलत हो सकती है। आप इसके खिलाफ खुद को कैसे अलग करते हैं, यही वह जगह है जहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंसेप्ट आएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पुस्तक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में पॉपुलर बनाया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी केवल ये बताता है कि इन्वेस्टर को केवल तभी स्टॉक खरीदना चाहिए जब वो एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के साथ डिस्काउंट पर अवेलेबल हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पालन करना सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का संकेत नहीं देता, लेकिन
कैलकुलेशंस में एरर्स के लिए एक बफर जोन क्रिएट करता है। यहाँ बताया गया है कि बेंजामिन अपने इन्वेस्टमेंट स्टडी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल का एक्सरसाइज कैसे करते हैं। अमर राजा बैटरीज लिमिटेड के मामले पर विचार करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेशन लगभग 368 रुपीज़ पर शेयर था। आगे हमने 10% मॉडलिंग एरर को अप्लाई करके इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड बनाया। लोअर इंट्रिंसिक वैल्यू का एस्टिमेशन रुपीज़ 331 था। रुपीज़ 331 पर हम मॉडलिंग एरर में फैक्टरिंग कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें इंट्रिंसिक वैल्यू में और डिस्काउंट देने की एडवाइस करता है। मैं यूजुअली इंट्रिंसिक वैल्यू को कम से कम 21% तक डिस्काउंट देना पसंद करता हूँ। जब क्वालिटी स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे गिरते हैं तो वे वैल्यू इन्वेस्टर्स द्वारा उठाए जाते हैं। इसलिए जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी खेल में हो तो आपको इसे जल्द से जल्द खरीदने पर विचार करना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में इस तरह के स्वीट डील्स जैसे कि इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे के क्वालिटी वाले स्टॉक ट्रेडिंग में उनको भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा याद रखें कि अच्छे स्टॉक ज़्यादातर बेयर मार्केट में बड़े डिस्काउंट पर अवेलेबल होंगे जब लोग शेयर्स के बारे में बेहद निगेटिव होते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि बेयर मार्केट के दौरान आपके पास शॉपिंग करने के लिए सफिशिएंट कैश हो। व्हेन टू सेल। पूरे मॉड्यूल में हमने स्टॉक बाइंग के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन सेलिंग का क्या? हम प्रॉफिट कब बुक करते हैं? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने ARBL को लगभग 250 रुपीज़ पर शेयर पर बाय किया है। ये अब रुपीज़ 730 पर शेयर के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ 192% की एब्सोल्यूट रिटर्न को ट्रांसलेट करता है। ये किसी भी यार्डस्टिक द्वारा रिटर्न की एक बड़ी रेट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप वास्तव में इस स्टॉक को बेच देते हैं और लाभ बुक करते हैं? खैर, बेचने का निर्णय इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स में डिसरप्शन पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट में डिसरप्शन। याद रखें कि स्टॉक बाय का डिसीजन उस प्राइस से नहीं होता है जिस पर स्टॉक का ट्रेड होता है। मतलब हम ARBL को सिर्फ इसलिए नहीं बाय करते क्योंकि इसमें 15% की फॉल आया है। हम ARBL को केवल इसलिए खरीदते हैं कि ये इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट की रिगरस प्रोसेस से क्वालिफाई होता है। अगर कोई स्टॉक इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट को डिस्प्ले नहीं करता है तो हम नहीं खरीदते हैं। इसलिए उस टर्म्स के अनुसार हम तब तक शेयर्स को नज़र में रखते हैं जब तक कि इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट बरकरार रहती है। कंपनी वर्षों तक एक ही एट्रीब्यूट का प्रदर्शन करना जारी रख सकती है। मुद्दा यह है कि जब तक एट्रीब्यूट्स बरकरार है, हम स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं। इन एट्रीब्यूट्स के कारण शेयर की कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, जिससे आपके लिए वेल्थ क्रिएट होता है। जिस टाइम पर इन एट्रीब्यूट्स में गिरावट के संकेत दिखाई देते हैं, कोई भी स्टॉक सेल करने पर विचार कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो में आपके पास कितने स्टॉक होने चाहिए, इस पर अक्सर डिबेट होती है। जबकि कुछ का कहना है कि कई स्टॉक्स रखने से आप रिस्क को डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलती है। दूसरों का कहना है कि बहुत कम स्टॉक्स रखने से आपको कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलती है, जो पोटेंशियली ग्रेट रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स की नंबर्स की बात आती है तो कुछ लेजेंडरी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के स्टॉक नंबर्स को देखते हैं। सेट कालमन 10 to 15 stocks, वॉरेन बफे 5 to 10 stocks, बेंजामिन ग्राहम 10 to 30 stocks, जॉन केनेस 2 to 3 stocks। मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में मेरे पास लगभग 8 स्टॉक है और किसी भी समय में 10 स्टॉक से ऊपर के ओन करने में कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। हालांकि इस पर कमेंट करना डिफिकल्ट है कि शेयर्स की मिनिमम नंबर्स क्या होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में हाई नंबर्स में स्टॉक रखने का कोई सेंस नहीं है। जब मैं बड़ा कहता हूँ तो मेरे दिमाग में 20 से अधिक का नंबर है। ऑलवेज रिमेंबर, लेस इज मोर। फाइनल कंक्लूजन। इस फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में हमने मार्केट और फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड कई टॉपिक्स को सीखा और डिस्कस किया है। शायद अब ये सही टाइम है और आपको कुछ फाइनल पॉइंट्स के साथ छोड़ दूँ जो मुझे लगता है कि याद रखने चाहिए। नंबर 1, बी रीजनेबल। मार्केट वोलेटाइल होते हैं, इट इज़ नेचर ऑफ द बीस्ट। लेकिन अगर आपके पास पेशेंटली वेट करने का सामर्थ्य है तो मार्केट आपको काफ़ी अच्छी तरह से रिवॉर्ड दे सकती है।
जब मैं कहता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी तरह से रिवॉर्ड देगा, तो मेरे दिमाग में लगभग 21% की CAGR है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये फेयरली डिसेंट और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। प्लीज़ डू नोट दैट शॉर्ट टर्म में 50 to 100% जैसे एबनॉर्मल रिटर्न से भटकना नहीं चाहिए। भले ही ये अचीवेबल हो, बट ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता। नंबर 2, लॉन्ग टर्म अप्रोच। मैंने सीरीज के शुरुआती वीडियोस में इस टॉपिक पर डिस्कस किया है कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म अप्रोच रखने की आवश्यकता क्यों है। याद रखें, आप जितना लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, उतना ही तेजी से वेल्थ क्रिएशन साइकिल वर्क होगी। नंबर 3, लुक फॉर इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स। ऐसे शेयर्स की तलाश करें जो इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स को प्रदर्शित करते हैं, और जब तक ये एट्रीब्यूट्स बनी रहती है, तब तक उनमें इन्वेस्टमेंट करते रहे। प्रॉफिट बुक करें जब आपको लगता है कि कंपनी के पास अब ये एट्रीब्यूट्स नहीं है। नंबर 4, रिस्पेक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च। नंबर्स के कंपैरिजन में कैरेक्टर अधिक इम्पोर्टेंट है। हमेशा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर ध्यान दें जिनके प्रमोटर्स अच्छे कैरेक्टर का प्रदर्शन करते हैं। नंबर 5, कट द नॉइज एंड अप्लाई द चेकलिस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीवी या न्यूज़पेपर पर एनालिस्ट किसी कंपनी के बारे में कितना दावा करते हैं। आपको इनका शिकार नहीं बनना है। आपके पास एक चेकलिस्ट है, बस ये देखने के लिए, उनकी बातों को चेक करने के लिए इसे अप्लाई करें कि क्या इसका कोई सेंस बनता है। नंबर 6, रिस्पेक्ट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ये सचमुच बैड लक के अगेंस्ट एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। नंबर 7, आईपीओ। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आईपीओ में बाइंग करने से बचें। आईपीओ यूजुअली ओवर वैल्यूड होते हैं। हालांकि अगर आपको आईपीओ में बाइंग करनी है तो इक्विटी रिसर्च के 3 स्टेजेस से एनालिसिस करें। नंबर 8, कंटिन्यूड लर्निंग। मार्केट को समझने के लिए लाइफ टाइम के एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा नई चीज़ें सीखें और अपने नॉलेज के बेस को एक्सप्लोर करने पर ध्यान दें। मैं आपको एक बुक को रिकमेंड करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि आपको एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेगी। बुक का नाम है द एसे ऑफ वॉरेन बफे, लेसन्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, comment and share this video, and don't forget to subscribe to my YouTube channel.